नमस्कार भी सभी को। हम बेसिक फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशनल क्या होता है। इसमें कंप्लीट स्टडी ग्रेविटेशनल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 0 to 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल की हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है, ये जो मैटर है, ये एनसीईआरटी और आरबीएससी से उठाया गया मैटर है। और इसमें जनरल साइंस जहाँ भी पूछी जाती है, जिस भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए भी है जिनके पास आर्ट्स है, मतलब साइंस नहीं है, जिन बच्चों के लिए जिनके पास आर्ट है और वो ये मतलब जिन बच्चों को साइंस नहीं समझ आ पाती जल्दी सी, तो ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए होने वाली है। तो देखिए भी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ग्रेविटेशनल का परिचय देख लेते हैं, ये क्या होता है। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे हम खुद हो गए, हमारे आसपास के पेड़ हो गए, पहाड़ हो गए, जल हो गए, वायु हो गई, चंद्रमा हो गए, ग्रह, तारे आदि, सब एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। बात समझ आ रही? इस आकर्षण को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह प्रकृति का एक सार्वभौमिक नियम है जो हर वस्तु पे लागू होता है ना। जैसे अब देखिए कि हाँ, जैसे अब हमारे पास में कोई एक बॉल है, हम उसको ऊपर की ओर उछालते हैं तो वापस नीचे आ रही है, तो वो जो बॉल है उसमें आकर्षण बल है, यानी वो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है उस बल को, यानी वो पृथ्वी की तरफ ही आ रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है, उस बल के कारण ही वो आ रही है। वैसे अब देख लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यह बल सदैव आकर्षण, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे अट्रैक्टिव होता है, कभी आकर्षण नहीं होता। मतलब दूर, यानी इसमें जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं होती, वस्तुएं अट्रैक्टिव नेचर की होती है, आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे भी, पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, चंद्रमा को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ये पृथ्वी है और ये इधर इसको खींच रहा है चंद्रमा को, और चंद्रमा है वो इस पृथ्वी की ओर अट्रैक्टिव है। पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या होता है कि विश्व के प्रत्येक पिंड, यानी कि वस्तु, हर अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कोई भी अपने वर्ल्ड के अंदर दो पिंड होंगे, है ना, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो किस तरीके से काउंट करेंगे? उन दोनों पिंडों का जो मास होगा, यानी कि जो भार होगा, उन दोनों का गुणा करवाना है, और वो कितनी दूरी पे रखे हैं उस दूरी का वर्ग करके उसमें डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसा अपने को करना होता है। अब देखिए इस नियम को वाक्य में किस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रत्येक पिंड ब्रह्मांड के प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती व उनके वर्ग बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने इस नियम को दिया था भी। अब देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड ये बातें हैं वही सेम है। इसमें देखिए अभी ये दो क्या है? पिंड है। एक का मास हमने मान लिया m1 है, दूसरे का m2 है, और ये जो मास है ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, मतलब एक दूसरे को ये आकर्षित कर रहे हैं। और इनके बीच की दूरी हमने मान ली कितनी है? स्मॉल r है। तो उस नियम के अनुसार क्या होता है? जो भी अपने पास में फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो उन दोनों नियमों के क्या होगा? उन दोनों मास के क्या होगा?
यानी m1 और m2 के गुणनफल के इक्वल एंड r स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही ये समानुपाती का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा एक g, और आगे लिख देंगे हम m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू आ जाएगी अपनी, ठीक है ना। अब इसमें क्या 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 है वो देख लेते हैं। F क्या है, F दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है जिसको हम न्यूटन से दिखाएंगे। G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 क्या है, किसी भी प्रथम पिंड का द्रव्यमान है जो कि किलोग्राम के अंदर इसको मापेंगे। m2 क्या है, द्वितीय पिंड का द्रव्यमान है जो भी इस किलोग्राम में मापेंगे। स्मॉल r क्या है, दोनों पिंडों के केंद्र के बीच की दूरी है जो कि मीटर में हम मापते हैं, ठीक है। g का मान क्या होता है, g का मान ये होता है, इंपॉर्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट होती है। और अलग उदाहरण देख लेते हैं अपन। वो उदाहरण मान लेते हैं कि माना दो वस्तुओं के द्रव्यमान, एक तो है m1 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम है, ठीक है, m2 है 3 किलोग्राम और उनके बीच की दूरी है 1 मीटर। तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काउंट करेंगे भी, ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर हमारे पास में वैल्यू रखेंगे तो ये फॉर्मूला है अपने, ये रहा, g की वैल्यू आ जाएगी, ये g की वैल्यू आ जाएगी। m1 की वैल्यू हमारे पास में 2 है, इंटू m2 की वैल्यू 3 है बटे 1 का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.002 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, ठीक है। मतलब यह बल है ना, ये बहुत ही कम होता है, परंतु अंतरिक्ष में यह बल क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी भी। अब देखिए, पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, पृथ्वी एक बहुत ही बड़ा पिंड है, यह अपने चारों ओर उपस्थित सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल ही उस वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास में पृथ्वी जो कि बहुत बड़ा पिंड है अलग पिंड के, तो इसमें जो फोर्स है वो लगा रहा है यानी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पृथ्वी द्वारा वस्तु m पर लगाया गया बल F हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, ठीक है। अब देखिए, गुरुत्वीय त्वरण g क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण g, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका वेग प्रत्येक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी जब कोई भी वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी की ओर गिरती है ना, तो उसका वेग है ना वो प्रत्येक सेकंड में 9.8 मीटर सेकंड बढ़ जाता है। इसे ही पृथ्वी का क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। डायरेक्ट याद रखना है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब देखिए परिभाषा, वह त्वरण जो किसी वस्तु को केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राप्त होता है गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। अब इसके मुख्य बिंदु बात कर लेते हैं। यानी गुरुत्वीय त्वरण का प्रतीक होता है स्मॉल g, इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर g का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। यह मान स्थान के अनुसार थोड़ा सा बदलता रहता है, यानी कि 10-20 को मान सकते हैं। अब इसमें देखिए, यानी चित्र में समझेंगे, ये हमारे पास में पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है, ये कोई द्रव्यमान पिंड है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो केंद्र की तरफ होगी। जब वस्तु m को छोड़ा जाता है तो वह g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है। चंद्रमा के लिए क्या होता है अभी, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 या नियरली इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी हुई भी है ये कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको याद रखनी है बच्चों। इसके बाद में देखिए,
पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए वह अपने आसपास की सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के पास होती है तो पृथ्वी उस वस्तु पर एक बल लगाती है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ रही होगी। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल क्या होगा? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल होता है F = mg, होता है भार बल। F होता है गुरुत्वाकर्षण बल जिसको न्यूटन में मापेंगे, और m होता है वस्तु का द्रव्यमान जिसको किलोग्राम में मापेंगे, और g होता है गुरुत्वीय त्वरण जिसको मीटर/सेकंड² से मापते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g यानी पृथ्वी के कारण किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यह कौन सी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसकी एक दिशा होती है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर/सेकंड²। जी का मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड², लगभग होता है g = 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम भी होता है। ये सेबल आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा। अब देखिए जी की डायरेक्शन क्या होती है? यह हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। यही कारण है कि वस्तुएं ऊंचाई से नीचे गिरती है। जी की दिशा लंबवत नीचे की ओर होती है। F, M और G का संबंध क्या होता है? तो ये होता है संबंध F = mg। ये आप सभी को पता है। याद रखना है अपने को। क्या याद रखना है? अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु पर पृथ्वी अधिक बल लगाती है, इसी कारण G है वो स्थिर रहती है। जी यहाँ पे हमें पता ही है कि 9.8 मीटर/सेकंड² वैल्यू रखनी है, ये स्थिर है, कांस्टेंट है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या है? स्मॉल जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है ये जी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु पर लगाया गया बल कितना होता है? F = mg होता है। वही न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू होती है ये F = g कैपिटल M स्मॉल m, यानी पहले पिंड का द्रव्यमान इंटू दूसरे पिंड का द्रव्यमान बटे r², ठीक है। ये रहा, और यहाँ पे ये r है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, कैपिटल M है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो चूंकि दोनों स्थितियों में बल F समान है, इसलिए इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। M से हम काट देंगे और g = क्या हो जाएगा? gm बटे r²। और ये किस में संबंध है? ये g और g में संबंध है, स्मॉल g और कैपिटल g। पृथ्वी पर स्मॉल g का मान क्या होता है? यानी पृथ्वी की सतह के पास g का मान ये होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। यह मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर इसका मान अधिकतम होता है 9.83 मीटर/सेकंड²। याद रखना है। ऊंचाई के बढ़ने पर जी का मान क्या होता है बच्चों? कम होता है। पृथ्वी के भीतर जाने पर जी पहले से कम होता है, पहले कम होता है और केंद्र पर शून्य हो जाता है। ये बातें याद रखनी है। पृथ्वी के केंद्र पर जी है ना, पहले कम होता है और फिर केंद्र पर जाएंगे तो शून्य हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का मान है वो कम होता जाता है, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये रहा महत्वपूर्ण फॉर्मूला, यानी F = ये हमने पढ़ लिया WmG, F = mg ये पढ़ लिया है, और ये भी ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। जी का मान स्थान के अनुसार थोड़ा सा बदलता रहता है, ये भी आपने सीख लिया। अब देखिए मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त पतन फ्री फॉल क्या होता है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है या ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ दिया जाता है तो वह केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे की ओर गिरता है। ऐसी अवस्था में वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य करती है, इसे क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन की विशेषता क्या होती है? प्रारंभिक वेग इसका 0 होता है यदि वस्तु को छोड़ दिया जाए तो, और त्वरण ए, ये जी की वैल्यू आपको याद ही रखनी है। गति केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी, यह गति असमान वेग से होती है, बस। और की याद नहीं रखना आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना। ये गति के समीकरण है, ये भी आपको याद रखने हैं। पहली गति के 4 समीकरण है। पहली है v = u + at, दूसरी है s = ut + ½ at², तीसरी है v² = u² + 2as, और चौथी है s = u + v बटे 2 × t, ठीक है। v यहाँ पे क्या है? पहली समीकरण में देखिए v यहाँ पे क्या है? अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय। यहाँ पे s क्या है? तय दूरी या विस्थापन है, और इस समय t हटाने के लिए ये उपयोगी है, और औसत वेग इंटू कुल समय है ये,
ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स में अपने को क्या देखना है, यानी किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है तो वह 2 सेकंड पर पृथ्वी पर पहुंचती है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा और उसने कितनी दूरी तय की। तो हमें दिया क्या है, यानी किसी पृथ्वी को ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है तो वह 2 सेकंड पर पृथ्वी में पहुंचती है। तो इसका प्रारंभिक वेग तो 0 ही होगा, t=2 सेकंड है। जी पे हमें वैल्यू है 9.8। यहाँ पे अंतिम वेग v की वैल्यू फाइंड करनी है। v कहाँ पे है, v यानी पहले में अंतिम वेग फाइंड करना था अपने को, तो ये होगा v², सॉरी यहाँ से देखिए v=u+gt या gt यानी 80, तो 0 + 9.8 × 2 ये हो जाएगा। अभी बिल्कुल सिंपल है, नीचे की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, दूरी अपने को ये बतानी है, तो ये सेकंड इक्वेशन लग जाएगी और कुछ नहीं करना। सेकंड इक्वेशन लग जाएगी और कुछ नहीं करना बस, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर 24.9 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है, तो 1 नंबर है वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, उस ऊंचाई पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, दोनों निकालना है। तो u की वैल्यू दी हुई है और v की वैल्यू फाइनल है, यानी ये 0 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये समीकरण लगेगी और बस इसमें रखने हैं और आपको सोल्व करना है, ये हो जाएगा। और इसमें भी t निकालना है, तो वो फर्स्ट इक्वेशन से भी निकल जाएगी और कुछ नहीं करना। द्रव्यमान और भार यानी मास एंड वेट में देख लेते हैं, ये क्या होता है। हम किसी वस्तु को उसकी मात्रा अमाउंट ऑफ मैटर के आधार पर द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर भार कहते हैं। द्रव्यमान और मास यानी इसमें क्या क्या है, यानी मास और वेट में क्या है। द्रव्यमान क्या होता है, यह पदार्थ की मात्रा होती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन बतानी होती है। इसका मान स्थान के अनुसार नहीं बदलता द्रव्यमान का, और इसका मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। इसकी इकाई क्या है, किलोग्राम है, इसकी इकाई न्यूटन है भार की। इसे तुला तराजू में मापा जा सकता है, इसे स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है। यह शरीर का एक स्थिर गुण है, यह शरीर का एक परिवर्तनशील गुण है। द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, सभी को पता ही है। द्रव्यमान को यानी m यानी kg में मापा जाता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार बदलता है। भार का सूत्र होता है W = mg। पृथ्वी और चंद्रमा पर भार यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा दोनों जगह समान रहता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण g अलग अलग होने के कारण भार अलग अलग होता है। पृथ्वी पर ये इतना होता है, चंद्रमा पर ये इतना होता है, 1/6 होता है, सभी को पता ही है, ठीक है। ये अपने को बातें याद रखनी है। चंद्रमा पर वस्तुओं का भार 1/6 होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है वो m×gm होता है, और इसमें क्या होता है m×ge। ये इतने याद रखने हैं अपने को। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोनों जगह समान रहता है, लेकिन भार है वो चेंज होता रहता है। चंद्रमा पर भार कैसे निकालेंगे, पृथ्वी का भार का 1/6 होता है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक वस्तु का पृथ्वी पर भार है ये इतना है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, तो 6 का डिवाइडेशन कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि किसी यानी यांत्रिक का जो द्रव्यमान है वो 75 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर और चंद्रमा पर उसका भार निकालिए। तो m यहाँ पे पृथ्वी पर देखेंगे तो m×ge ये रहा, और इसमें और कुछ नहीं करना। एक साइड तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना है और एक साइड से 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है वो 80 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। पृथ्वी पर चंद्रमा पर ये 80 न्यूटन है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखनी और कुछ नहीं करना कि ये तो है जी पृथ्वी पर, यानी अर्थ के लिए तो अपने को याद रखना है 9.8, और मून के लिए अपने को याद रखना है 1.6, ठीक है। दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है,
जब किसी सतह पर लंबवत दिशा में बल लगाया जाता है तो उस सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। दाब क्या है? किसी सतह पर लगने वाला दाब बल लगने वाला बल उस सतह के क्षेत्रफल पर जितना अधिक केंद्रित होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है, और कुछ नहीं करना याद। बल और दाब में अंतर क्या है? दाब सीधे बल के समानुपाती होता है, बल जितना अधिक होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही क्या होगा? कम। उदाहरण है, नुकीली कील का दाब अधिक होता है क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? कम। भारी ट्रक का टायर बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण दाब क्या होता है? कम होता है। और कुछ नहीं याद करना आपको। दाब की ऐसा इकाई क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल की इकाई न्यूटन होती है, क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। ये भी आपको बातें याद रखनी है और कुछ नहीं करना। उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को किसी द्रव यानी जल आदि में डुबोया जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। इस ऊपर की ओर बल लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये एक बाल्टी है, बाल्टी में इतना जल भर लिया आपने, और एक इस तरीके से लोटा है। इसको यानी लोटे का जो पेंदा है वो चपटा होना चाहिए। तो हम इसको डुबोएंगे तो ये वापस ऊपर की ओर उठने का प्रयास करेगा। पानी ऊपर की ओर बल लगाएगा तो ये जो द्रव द्वारा हटाया गया बाहर है, इसे ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावकता क्या होती है? द्रव द्वारा किसी वस्तु को ऊपर की ओर धकेलने की प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहते हैं। लकड़ी पानी पे तैरती है, लोहे की कील डूब जाती है, जहाज पानी पे तैरता है। ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के क्या होता है? बराबर होता है विस्थापित द्रव का भार। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। वस्तुएं पानी में क्यों तैरती या डूबती है? यानी जब किसी वस्तु को पानी में रखा जाता है तो पानी उस वस्तु पर उत्प्लावन बल लगता है। यदि यह उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक या बराबर होता है तो वस्तु तैरती है, और यदि कम होता है तो वस्तु डूब जाती है। बच्चों, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। उत्प्लावन बल वस्तु का भार अगर बराबर है या ज़्यादा है, उत्प्लावन बल ज़्यादा है वस्तु के भार से या बराबर है तो वस्तु तैरेगी। अगर उत्प्लावन बल का मान कम है, वस्तु का भार ज़्यादा है, तो वस्तु डूब जाएगी। डेंसिटी की बात कर लेते हैं, घनत्व की बात कर लेते हैं। डेंसिटी की बात कर लेते हैं, घनत्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, घनत्व की बात कर लेते हैं तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व होता है m/v। रो इज इक्वल टू होता है m/v। ठीक है, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लोहे का घनत्व अधिक होता है, लकड़ी का घनत्व क्या होता है? कम। सापेक्ष घनत्व क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी। किसी पदार्थ के घनत्व का जल के घनत्व के से अनुपात सापेक्ष घनत्व कहलाता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता सापेक्ष घनत्व का। सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व है। सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 होता है, एल्यूमिनियम का 2.7 होता है। ये याद रख सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व 1 से कम है तो वह पानी पर तैरता है, और 1 से ज़्यादा है तो वह पानी में डूब जाता है। ठीक है, सापेक्ष घनत्व इज इक्वल टू होता है पदार्थ का घनत्व डिवाइडेशन जल का घनत्व है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी घनत्व की वैल्यू है, नीचे भी घनत्व की वैल्यू है, वो कैंसिल आउट हो जाती है। लकड़ी का, और ये आपको टेबल है वो याद रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। ये टेबल आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल है और कुछ नहीं है, बस ये वैल्यू दी हुई है, पुट करनी है और आंसर आने वाला है, और कुछ नहीं है आपको। तो इसमें आपने क्या पढ़ा भी? इसमें आपने यही पढ़ा गुरुत्वाकर्षण क्या है, बल क्या है, सार्वत्रिक, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपने समझी और अच्छे तरीके से समझी। ठीक है ना? तो अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे।
ये गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड थे भी। अब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बातें आपने समझ पा रही है। जो भी यानी जनरल साइंस है ये CET के लिए है, कोई भी आर्मी GD के लिए है, SSC के लिए, जहाँ भी साइंस लगती है वो गुरुत्वाकर्षण टॉपिक लगता है। तो ये NCERT क्लास 10th से उठाया गया चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अभी चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने भी आप सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं उन सभी पे आप शेयर कर देना। भी आपका एक लाइक, एक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ही हमारी ताकत है। और आपके इस सहयोग से हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा के कारण ही हम डेली नई ऊर्जा के साथ वीडियो बनाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।